हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड, जो कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम जी के बचपन के बारे में, जिसे लिया गया उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर से। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। आई वॉज born into a middle class Tamil family in the island town of रामेश्वरम in the erstwhile मद्रास स्टेट। मैं भूतपूर्व मद्रास स्टेट के छोटे से द्वीप रामेश्वरम के एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। My father, जैनुलब्दीन, had neither much formal education nor much wealth. मेरे पिताजी जैनुलब्दीन को ना तो कोई औपचारिक शिक्षा मिली थी और ना ही वो अमीर थे। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. इन असुविधाओं के बावजूद उन्हें महान आदर्श समझ और सच्चा उदार मिजाज प्राप्त था। He had an ideal helpmate in my mother, आशियम्मा। मेरी माँ आशियम्मा के रूप में उन्हें एक आदर्श सहायक प्राप्त था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे ठीक से याद नहीं कि वो पूरे दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे परिवार के लोगों को कुल मिलाकर जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग हमारे साथ भोजन किया करते थे। I was one of many children. मैं कई बच्चों में से एक था। A short boy with rather undistinguished looks. एक छोटा लड़का जो दिखने में साधारण दिखता था। Born to tall and handsome parents. जिसके माता पिता लंबे और सुंदर थे। We lived in our ancestral house which was built in the middle of 19th century. हम अपने पैतृक घर में रहते थे जो 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Moscow street in रामेश्वरम। वो रामेश्वरम की मॉस्को स्ट्रीट पर बना पूरी तरह से चूना पत्थर और ईंट से बना एक बड़ा पक्का मकान था। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. मेरे सीधे साधे पिता हर तरह की अनावश्यक सुविधा और आराम को नज़रअंदाज किया करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. हालांकि खाना, दवाई और कपड़ों के रूप में हर ज़रूरत की चीज़ मुहैया कराई जाती थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. हालांकि मेरा बचपन भौतिक वस्तुओं के रूप में और भावनात्मक रूप से काफ़ी सुरक्षित था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया जब मैं 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. किसी कारणवश मैं कभी नहीं समझ पाया कि बाजार में इमली के बीज की मांग अचानक कैसे बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow street. मैं बीजों को इकट्ठा करता और मॉस्को स्ट्रीट पर राशन की दुकान पर उन्हें बेच दिया करता। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। पूरे दिन में मैं लगभग 6 पैसे कमा लिया करता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani। मेरा जीजा जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियां सुनाया करता था जो बाद में मैं दीनामनी अखबार की सुर्खियों में ढूंढा करता था। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. हमारा क्षेत्र पूरी तरह से अलग, युद्ध से अप्रभावित था। But soon India was forced to join the Allied force in something like a state of emergency was declared. लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होना पड़ा, जिसके कारण इमरजेंसी जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। पहली दुर्घटना ट्रेन के रामेश्वरम स्टेशन पर ना रुकने के रूप में हुई। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर अब अखबार चलती ट्रेन से बांध कर फेंके जाने थे। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. मेरे कज़न शमसुद्दीन जो रामेश्वरम में अखबार बांटा करते थे, उन्हें एक सहायक हाथ को ढूंढना पड़ा जो बंडल पकड़ने में उनकी सहायता कर सके, और मैंने स्वाभाविक रूप से उस कमी को पूरा किया। शमसुद्दीन helped me earn my first wages.
शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई कमाने में मदद की। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. आधे शतक बाद मैं आज भी अपनी पहली कमाई के गर्व को महसूस कर सकता हूँ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment. हर बच्चा वंशागत विशेषताएं, सामाजिक, आर्थिक और जज्बाती माहौल के साथ पैदा होता है। And trained in certain ways by figures of authority, और किसी अधिकारी की देखरेख में किसी सही तरीके से ट्रेन किया जाता है। I inherited honesty and self-discipline from my father. मैंने ईमानदारी और आत्मानुशासन अपने पिताजी से वंशानुगत सीखा। From my mother, I inherited faith in godness and deep kindness. गहरी दया और भगवान में विश्वास मुझे वंशानुगत अपनी माँ से सीखने को मिला। And so did my 3 brothers and sister. और ऐसा ही मेरे 3 भाइयों ने और मेरी बहन ने किया। I had 3 close friends in my childhood, रामानंद शास्त्री, अरविंदन and शिव प्रकाशन. शिव प्रकाशन, अरविंदन और रामानंद शास्त्री बचपन के मेरे 3 करीबी मित्र थे। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. सभी तीनों लड़के परंपरागत हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. बच्चे होने के नाते हमने कभी भी अपने धार्मिक अंतर और पालन पोषण की भिन्नता को अपने बीच महसूस नहीं किया। In fact, Ramananda Shastri was the son of Paki Lakshman Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. जबकि रामानंद शास्त्री पाकी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे जो रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे। Later, he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. बाद में वो अपने पिता की जगह रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी बने। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अरविंदम ने आने वाले तीर्थयात्री को लाने ले जाने का व्यापार किया। And शिव प्रकाशन became a catering contractor for the Southern Railway. और शिव प्रकाशन साउदर्न रेलवे के लिए खाने के ठेकेदार बने। During the annual Shri Sitaram Kalyanam ceremony, श्री सीताराम कल्याणम के वार्षिक समारोह के दौरान Our family used to arrange boats. हमारा परिवार नावों की व्यवस्था करता था। With a special platform for carrying ideals of the Lord. भगवान की मूर्ति रखने के लिए खास चबूतरे के साथ। From the temple to the marriage site. मंदिर से विवाह के स्थल तक। Situated in the middle of the pond called Ram. राम नामक तालाब के मध्य में। तीर्थ which was near our house. तीर्थ जो हमारे घर के पास था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. हमारे परिवार में बच्चों को मेरी माँ और मेरी दादी सोते वक्त रामायण और पैगंबर के किस्से सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में था तो एक दिन हमारी कक्षा में एक नया अध्यापक आया। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. मैं एक टोपी पहना करता था जिससे मैं मुस्लिम सिद्ध होता था। And I always sat in the front row next to Ramananda Shastri. और मैं हमेशा रामानंद शास्त्री के साथ पहली पंक्ति में बैठा करता था। Who wore the sacred thread? जो पवित्र धागा पहना करता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. नया अध्यापक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़की के साथ बैठना सहन न कर सका। In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, हमारी सामाजिक श्रेणी के अनुसार जैसा कि नए अध्यापक ने देखा, I was asked to go and sit on the back bench. मुझे पीछे की सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा। I felt very sad and so did Ramanand Shastri. मुझे और रामानंद शास्त्री को बहुत बुरा लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ जैसा कि मेरी सीट आखिरी पंक्ति में विस्थापित कर दी गई थी। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब मुझे आखिरी सीट पर विस्थापित किया गया उसका रोना ने मेरे ऊपर स्थायी प्रभाव डाला।
After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद हम अपने घर गए और अपने अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर इन आवर प्रेजेंस. लक्ष्मण शास्त्री ने हमारी उपस्थिति में टीचर को बुलवा भेजा. Told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal tolerance in the minds of innocent children. अध्यापक को बताया कि उन्हें मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर नहीं घोलना चाहिए. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने अध्यापक को या तो माफ़ी मांगने या फिर स्कूल और आइलैंड छोड़ जाने के लिए कहा. Not only did the teacher regret his behavior, अध्यापक ने न सिर्फ अपने बर्ताव पर खेद प्रकट किया, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. लक्ष्मण शास्त्री के पूर्ण विश्वास से बयां की गए वक्तव्य से उस अध्यापक में सुधार हुआ. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. सामान्य रूप से रामेश्वरम का छोटा समाज सामाजिक वर्ग के अलगाव के संबंध में कठोर था. However, my science teacher Shiva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative voice, was something of a rebel. हालांकि मेरे साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्या अय्यर एक रूढ़िवादी ब्राह्मण विद्रोही थे तथा उनकी पत्नी एक परिवर्तन विमुख नारी थी. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया ताकि परिवर्तनीय पृष्ठभूमि से आए लोग आपस में मिल सकें. He used to spend hours with me and would say, वो मेरे साथ घंटों बैठे रहते थे और कहा करते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. कलाम, मैं तुम्हें बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के बराबर विकसित होता देखना चाहता हूँ. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. उनकी पत्नी एक मुस्लिम लड़के को उनके पूर्ण धार्मिक रसोई में खाने के निमंत्रण पर बुलाए जाने के विचार से भयातुर थी. She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने अपनी रसोई में मुझे खाना परोसने से मना कर दिया. Shiva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife. शिव सुब्रमण्या अय्यर व्याकुल नहीं हुए और ना ही उन्होंने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया. But instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. बजाय इसके उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना परोसा और मुझे खाना खिलाने के लिए मेरे पास बैठे. His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी पत्नी ने हमें रसोई के दरवाजे के पीछे से देखा. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, cleaned the floor after the meal. मैं अचंभित था कि कहीं इन्होंने मेरे चावल खाने के, पानी पीने के और खाने के बाद फर्श साफ करने के तरीके में कोई अंतर देखा. When I was leaving his house, Shiv Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनके घर से जा रहा था, शिव सुब्रमण्या अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह के अंत में डिनर पर दोबारा आने का निमंत्रण दिया. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने मुझे परेशान ना होने को कहा और कहा, Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. जब तुम व्यवस्था को बदलने का निर्णय लोगे, इस तरह की समस्याओं का तुम्हें मुकाबला करना होगा. When I visited his house the next week, Shiv Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अगले सप्ताह जब मैं उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्या अय्यर की पत्नी मुझे अपनी रसोई में ले गई और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और भारत की आज़ादी करीब थी. Indians will build their own India, declared गांधी जी. भारतीय अपने भारत को बनाएंगे, गांधी जी ने ये घोषित कर दिया था. The whole country was filled with an unprecedented optimism. पूरा देश एक बेजोड़ आशावाद से भरा हुआ था.
I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में पढ़ाई करने के लिए जाने की आज्ञा मांगी. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझसे कहा मानो कि उनमें सोच रहे हों, अबुल मैं जानता हूं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दूर जाना है. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या इस समुद्री चिड़िया को अकेले बिना किसी घोंसले के सूर्य के पार नहीं उड़ना चाहिए? He quoted खलील गिब्रान to my hesitant mother. उन्होंने मेरी संकोची माँ को खलील गिब्रान का उदाहरण दिया. Your children are not your children. तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. They are the sons and daughters of life's longing for itself. ये बेटे और बेटियां संसार के लिए हैं. They come through you but not from you. वो तुम्हारे द्वारा आए हैं लेकिन तुमसे नहीं आए हैं. You may give them your love but not your thoughts. तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं. For they have their own thoughts. उनके लिए उनके अपने विचार हैं. सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर माई चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर से. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय.